तो आइए दोस्तों, चलिए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज जैसे कि मैंने कहा था कि रियल नंबर के बाद हम लोग आज बहुपद पढ़ेंगे, तो चलिए मैं बहुपद आज शुरू करने वाला हूँ। 10th क्लास का 10th स्टैंडर्ड का बहुपद शुरू करने वाला हूँ। और बहुपद में आज हम थ्योरी बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुपद में आज पहले हम थ्योरी जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर देखेंगे। मैंने रियल नंबर पूरा भारतीय भवन से पढ़ाया और बहुपद जो NCERT बुक है, भारतीय भवन का जो सरकारी बुक है, उससे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यदि आप लोगों का कमेंट हो, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं भारतीय भवन से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, अन्यथा मैं NCERT बुक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बहुपद का कुछ थ्योरी जानेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बुक कोई भी बुक हो, भारतीय भवन हो, NCERT हो या अलग कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन या कोई भी बुक हो, सारे बुक का थ्योरी एक ही होता है और सारे बुक में लगभग क्वेश्चन एक ही होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन नहीं होता है। बस हमें देखने की नज़रिया अलग अलग होती है। बस यदि आप एक टाइप के क्वेश्चन सीख लेते हैं तो आप कोई भी बुक हो, आप सारे बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ थ्योरी जानेंगे। इससे पहले यदि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और वीडियो का शेयर भी कीजिएगा कि और भी जो बच्चे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको भी इसका लाभ अवश्य मिले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए हम देखते हैं इसका थ्योरी। सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, बहुपद किसी भी चर, कोई भी चर और अचर का गुणनफल योगफल, ये इसका रूप होता है बहुपद का। देखिए, बहुपद कौन है और बहुपद कौन नहीं है। सबसे पहले बहुपद का पहचान जरूरी है, बहुपद का पहचान जरूरी है। कोई भी बहुपद का पहचान करना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप 9th में पढ़े होंगे बहुपद का पहचान करना, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि बहुपद का पहचान कैसे किया जाता है, कि बहुपद है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हम कहें कि बहुपद है, इसको आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन बहुपद नहीं है। यदि आप ये जान लेते हैं कि कौन बहुपद नहीं है तो उसको छोड़कर सारे बहुपद है। समझ में आ रहा है? कौन बहुपद नहीं है, यदि आप यह जान लेते हैं तो उसको छोड़कर जितने भी है सारे बहुपद है। तो कब बहुपद नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, जब चार अक्षर तो आपको पता होगा, चार जो अज्ञात पद होता है, जैसे हम ABCD अल्फ़ाबेट का अक्षर कह सकते हैं, जैसे ABC XY Z, ये सब चार होता है। अक्षर जो होता है, पूर्णांक जो संख्या होता है, गिनती उनती का 0 1 2 3, ये सब क्या होता है? अक्षर होता है। तो चार अक्षर आपको मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पता होगा, मैं यह मानकर चलता हूँ कि आप लोगों को चार अक्षर पता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, बहुपद क्या होता है? बहुपद नहीं होगा। कब बहुपद नहीं होगा? कब बहुपद नहीं होगा? कब बहुपद नहीं होगा? तो देखिए दोस्तों, कब बहुपद नहीं होगा? जब चार मान बटा में हो या हार में हो। ऐसा कहें, जब चार मान हार में हो, पूर्ण रूप से कटे नहीं, चार मान हार में हो, तो उस स्थिति में वह बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? उस स्थिति में वो बहुपद नहीं होगा जब चार मान हार में हो। चार मान हार में हो तो बहुपद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम 2/x² लिख दिए, 2/x², तो इस स्थिति में यह बहुपद नहीं है। इस स्थिति में यह बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है? देखिए, जो 2 में हम x का मान 4 बटा में लिख देते, इस स्थिति में यह बहुपद नहीं है। यदि आप ऐसे लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे यदि हम लिखे 2x² बटा में x, तो इस स्थिति में यह बहुपद है। ध्यान दीजिएगा, मेरा यह कहने का मतलब नहीं हुआ कि हम कह दिए कि 4 बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा, हर स्थिति में नहीं होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, 4 बटा में रहे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऊपर भी इसके अंश में भी 4 है और यहाँ पर यह कटकर हो जाएगा 2x बटा में 4 खत्म हो गया, तो इस स्थिति में यह बहुपद है। तो इसको आप ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि 4 बटा में है तो बहुपद नहीं है, इसलिए जो भी 4 बटा में आए वो बहुपद नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर 4 बटा में है तब भी यह बहुपद है। कैसे? तो देखिए, यहाँ पर 4, नीचे वाला 4 और ऊपर वाला 4, दोनों 4 खत्म हो रहा है, यहाँ पर बच रहा है 2x, तो यह बहुपद है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए 2 बटा में x², यहाँ पर है 2 बटा में x², ऊपर अंश में कोई 4 नहीं है। यहाँ पर x के पावर, देखिए यहाँ पर x के पावर 2 है जो कि हर में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है? कैसे? और देखिए, ये पहला स्थिति हो गई, ये पहला स्थिति हो गया हमारा बहुपद नहीं होने का। और दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी स्थिति में हम कब कहेंगे कि बहुपद नहीं है? तो जब कोई भी 4 का मान ऋणात्मक हो। कोई भी 4 का मान यदि ऋणात्मक है तो वह बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई भी 4 का मान
ऋणात्मक है तो वह बहुपद नहीं है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल x के पावर -2 यह बहुपद नहीं है, इज नॉट इक्वल टू बहुपद। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि इसका पावर कोई भी चर का पावर माइनस करेंगे तो बहुपद नहीं। एक ही चीज़ है, दोनों एक ही है। यदि हम बटा में लिखे हैं, जैसे कि 1 बटा में x के पावर 2 लिखे हैं, तो जब यहाँ पर बटा खत्म करेंगे तब मतलब x के पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर ऋणात्मक होता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी कोई हर बटा में रहता है, हर में रहता है, तो उसके जब हम अंश में करते हैं तो उसका पावर ऋणात्मक हो जाता है। और यदि पावर ऋणात्मक हो तो इसे पावर में धनात्मक करना हो तो 1 बटा में कर देंगे तो पावर धनात्मक हो जाता है। यानी हर से अंश में जाएगा तो पावर ऋणात्मक हो जाएगा, अंश से हर में आएगा तो पावर धनात्मक हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा, 9th में था। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारे x के पावर 2, यानी कभी भी पावर माइनस में हो तो यह बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तीसरा कंडीशन यह होता है, देखिए तीसरा कंडीशन हमारा यह होता है कि जब कभी भी 4 रूट में हो, परिपूर्ण वर्ग ना हो, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर परिपूर्ण ना हो, जब कभी भी 4 रूट के अंदर परिपूर्ण ना हो तो उस स्थिति में वह बहुपद नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम कर दिए रूट x, तो रूट x यहाँ पर बहुपद नहीं है, रूट x यहाँ पर बहुपद नहीं है क्योंकि रूट के अंदर x परिपूर्ण नहीं है। यदि परिपूर्ण नहीं है तो यह बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है। यदि रूट के अंदर परिपूर्ण हो, रूट के अंदर परिपूर्ण, जैसे कि ऐसा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा रहेगा रूट अंडर x² तो यह बहुपद होगा। ध्यान दीजिएगा, यह बहुपद है, यह बहुपद है, लेकिन केवल रूट x रहेगा तब बहुपद है, क्योंकि रूट के अंदर यह परिपूर्ण है, इसका पावर 2 है, यानी कि 2 का एक रूट बाहर निकालता है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x, यानी कि यह बहुपद है। चलिए, समझ में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा बहुपद का पहचान करना। अभी हम केवल बहुपद का छोटा सा पॉइंट है, बहुपद का पहचान कैसे करते हैं, बहुपद का पहचान कैसे करते हैं, यानी कब बहुपद होता है, कब बहुपद नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया है कि बहुपद कब होगा और बहुपद कब नहीं होगा। यानी ये 3 स्थिति को छोड़कर यदि कोई भी चर रहे, कोई भी चार अचर है तो उस स्थिति में वो बहुपद होगा, और यदि 3 स्थिति में से कोई भी स्थिति उस पर फॉलो कर रहा है तो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए, अब हम जानते हैं कि बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ बहुपद। इससे पहले छोटा सा एक टॉपिक और है बहुपद के घात, वह देख लें। आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि बहुपद के टाइप देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि बहुपद का घात। देखिए, छोटा सा टॉपिक है बहुपद का घात, लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है 9th से। बहुपद के घात, देखिए दोस्तों, बहुपद का घात क्या होता है। कोई भी बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि कोई भी बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 2x + 3x² + 5, एक बहुपद लिख दी है। ठीक है, और इस बहुपद का आपको घात बताना है, इस बहुपद का घात बताना है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा घात, इस पर कुछ नहीं तो 1 है। बहुपद का घात क्या है, 2 है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। यानी कोई भी बहुपद का घात बताना हो, जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए 5x के पावर 4 + 3x के पावर 3 + 2x के पावर 6 + 3x के पावर 4, और उसके बेस से मतलब नहीं, आपको केवल घात से मतलब है। देखिए यहाँ पर घात कितना है, इसका सबसे बड़ा घात 6 है, इस बहुपद का घात हो जाएगा 6। यानी जो भी सबसे बड़ा घात होता है वही उसका आंसर होता है। चलिए, समझ में आ रहा है दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, पूछिए, फिर से मैं बताने का प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो गया हमारा बहुपद का घात। तो ये छोटा सा टॉपिक था बहुपद का घात, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए बहुपद का टाइप बताते हैं, बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार, तो देखिए दोस्तों, बहुपद के 2 आधार पर बांटा गया है। बहुपद को 2 आधार पर, पॉलिनोमियल्स को 2 आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है इसके पद के आधार पर, पहला क्या है, पद के आधार पर, और दूसरा है इसका घात के आधार पर। बहुपद को पद के आधार पर बांटा गया है एंड घात के आधार पर बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, पद के आधार पर बहुपद के 4 भाग में बांटा गया है और घात के आधार पर बहुपद को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, चलिए हम इसे देखते हैं, पहले पद के आधार पर देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले पद के आधार पर देख लेते हैं, पद के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पर बहुपद, पद के आधार पर बहुपद होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। पद के आधार पर बहुपद हो जाएगा
एक पदी बहुपद, ध्यान दीजिए वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। अब पद क्या होता है, तो देखिए पद मैं आपको बता दूं कि जिस बहुपद में जोड़ घटाव से पद गिना जाता है, ये आप याद रखिएगा कि जोड़ घटाव से पद गिना जाता है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर इसे लिखे हैं तो इसमें कितना पद है, एक पद, दो पद, तीन पद है, यानी जोड़ घटाव, गुणा भागा से नहीं, जोड़ और घटाव से पद गिना जाता है। याद रखना है आपको कि जोड़ और घटाव से पद गिना जाता है, गुणा भाग से पद नहीं गिना जाता है, जोड़ और घटाव से पद गिना जाता है। यानी कि पद के आधार पर एक पदी बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल ओनली एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें एक पद होता है एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं एक पदी बहुपद की परिभाषा लिखना तो कोई अनिवार्य नहीं लग रहा है मुझे, मतलब इसमें एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाते हैं। यदि हम बोल रहे हैं आप लिखना चाहे तब वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, देखिए 2x लिख दिए, देखिए एक पद है ना 2x हो गया एक पदी बहुपद, 4x एक पदी बहुपद है, x स्क्वायर, इस घात नहीं देखना है आपको, ध्यान देखिए दोस्तों। तो यहाँ आपको घात ले कोई मतलब नहीं रखना है, केवल पद से मतलब है। घात कुछ कोई भी हो, घात से आपको मतलब रखना ही नहीं है। एक पदी बहुपद में केवल आपको पद से मतलब रखना है, इसमें पद गिनना है आपको। देखिए एक पद हो गया, एक पद है ना, कोई भी वो एक पद रहना चाहिए। घात कितना भी हो, घात हम y के पावर 6 लिख सकते हैं, x के पावर 12 लिख सकते हैं। ये घात कोई भी घात से हमें मतलब नहीं, केवल एक पद रहना चाहिए, एक पदी बहुपद होगा। यदि हम इसमें ऐसे लिखते हैं 2x + 5, ध्यान दीजिएगा 2x + 5 ये भी करते हैं, एक पदी बहुपद नहीं है, एक पदी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें एक और दो पद हो गया ना, दो अलग अलग पद हो गया, इसलिए एक पदी बहुपद यह नहीं है। ध्यान दीजिएगा एक पदी बहुपद में केवल एक घात हो। ध्यान दीजिए आपको तो ये 10th स्टैंडर्ड में है, जहाँ तक हमें पता है कि आपको तो नहीं जानना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आप जानेंगे तभी समझ में आ रहा है। पूरा मैं टोटल बता रहा हूँ, यानी ये 9th के भी कोई बच्चा देख रहा है तो वो भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये बेसिक जो थ्योरी होता है, बेसिक है या बेसिक बहुपद का बेसिक है, तो जो बेसिक थ्योरी होता है वह 9th 10th दोनों के लिए होता है, दोनों में लगभग सेम ही होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी, देखिए नाम में ही इन सब का परिभाषा है, द्विपदी बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, चलिए इसमें हम लिख देते हैं 2x + 5, इसमें हो जाएगा दो पद है ना, 3x + 2, 3x के पावर 4 - 2, 4x के पावर 6 - 6। इस तरह दो द्विपदी बहुपद का उदाहरण हम दे, इसमें दो पद हो, जोड़ घटाव से, एक बार फिर से जोड़ घटाव से पद गिना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों तो अब हम जानेंगे त्रिपदी बहुपद। आइए देखते हैं त्रिपदी बहुपद। देखिए त्रिपदी बहुपद, तो देखिए त्रिपदी बहुपद क्या होता है दोस्तों, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया, हमें एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे 2x के पावर 2 + 3x + 4 हो जाएगा, और 4x + 4y, 4x + 4, 4x² + 4x + 4, इस तरह तीन पद, इसमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद होगा, जिसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद होगा। चलिए समझ में आ रहा है। अब हम जानते हैं शून्य बहुपद, एक और है। देखिए पद के आधार पर बहुपद का 4 पार्ट्स होता है, 4 भेद होता है। पहला भेद को हम कहते हैं एक पदी बहुपद, दूसरा को द्विपदी, तीसरा को त्रिपदी, एंड चौथा होता है शून्य बहुपद, शून्य पदी बहुपद, शून्य पदी बहुपद या शून्य बहुपद भी कहते हैं। तो इसका देखिए बहुत आसान है, वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, वैसा, चलिए इसका हम लिख देते हैं, वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो शून्य पदी बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। देखिए इसके शून्य बहुपद भी हम कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, तो देखिए 0 × x हो गया, ठीक है, या 0 × x² + 0 ये हो जाएगा, या ऐसा करते हैं कि 0 × x क्यों + 0 × 4 + 0, इस तरह का उदाहरण हमारा हो जाएगा शून्य पदी बहुपद यानी शून्य बहुपद का। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि घात के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों घात के आधार पर बहुपद का 3 भागों में बांटा गया है, ये आपको अच्छे से समझना है, ध्यान रखिएगा, ये आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका बहुत ही यूज होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं घात के आधार पर बहुपद, घात के
आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। देखिए घात के आधार पर बहुपद का भेद होता है नंबर 1 रैखिक बहुपद, नंबर 1 रैखिक बहुपद। घात के आधार पर पहला बहुपद है रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो वह रैखिक बहुपद होता है। देखिए इसमें पद कितना भी हो उससे मतलब नहीं है। देखिए जैसे कि पद के आधार पर बहुपद में हमें घात ले मतलब नहीं था, उसी तरह जब घात के आधार पर हम बहुपद की गणना करेंगे तो इसमें पद ले हमें मतलब नहीं है। पद कितना भी हो पद से हमें मतलब नहीं रखना है, केवल घात से आपको मतलब है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, ध्यान दीजिएगा, रैखिक वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 5x, ध्यान दीजिएगा 5x लिख दिए, 5x इसका घात क्या है 1 है, रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह हम लिख लेते हैं 6x + 2, ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसी तरह हम लिख देते हैं 8x + 2, इस तरह हो जाएगा रैखिक बहुपद का उदाहरण होगा, ठीक है। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, ये आपको याद रखना है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, ध्यान दीजिएगा। रैखिक बहुपद के व्यापक, अक्सर एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा होता है द्विघात बहुपद। दूसरा हमारा क्या होता है द्विघात या द्विघाती, द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद भी इसे कहा जाता है। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। मतलब इसका अधिकतम पावर 2 रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2x², ये द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। पद से इसमें मतलब नहीं है, उतना भी पद हो या 1 पद हो या 2 पद हो या 10 पद हो, उससे मतलब नहीं है, अधिकतम पावर इसका 2 होना चाहिए। चलिए इसका हो जाएगा 2x² + 3x + 5, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या 3x² + 2, इस तरह भी इसका उदाहरण हो जाएगा। यानी अधिकतम घात कितना रहना चाहिए 2 रहना चाहिए। देखिए इसका भी व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ध्यान दीजिएगा ये आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है, ये आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों अभी हम बहुपद में बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ पोलिनोमियल्स है, बहुपद का हम बेसिक अभी जान रहे हैं। बहुपद का बेसिक जान लेंगे, इसके बाद इसका कुछ फार्मूला हम सीखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ को अच्छे तरह से समझने के लिए उसे डिटेल्स में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। कोई भी चीज़ हो, या बहुपद हो या रियल नंबर हो या साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चीज़ या कोई भी वर्क भी हो, तो उसे अच्छे से समझने के लिए उसको डिटेल्स में जाना आवश्यक होता है। तो इसलिए दोस्तों हम शुरू से ही बहुपद को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप केवल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, ये हमारा हो गया व्यापक रूप। आपको ये व्यापक रूप याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। इस बहुपद का जो रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इसका व्यापक रूप आपको याद रखना, कोई कठिन नहीं है, आप याद कर सकते हैं। व्यापक रूप है x + b और व्यापक रूप हो जाएगा x² + bx + c, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। उसी तरह होता है त्रिघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। तो देखिए इसके नाम में ही परिभाषा है, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो 3 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। अधिकतम घात कितना रहना चाहिए 3 रहना चाहिए। देखिए 2x³ + 2x, पद से मतलब हमें नहीं है, पहले भी बता चुके हैं कि घात के आधार पर बहुपद में पद से मतलब नहीं है, पद के आधार पर बहुपद में पद से केवल मतलब है, और उसमें घात से मतलब नहीं है। इसमें घात से मतलब है, लेकिन उस जो पीछे बताए हम उसमें घात से मतलब नहीं है, ठीक है। 2x² + 2x हो गया ना, मतलब 2x² + 2x हो गया, ये हमारा हो जाएगा, या 3x³ + 2x² + 5x + 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी व्यापक रूप होता है, आपको व्यापक रूप ध्यान रखिएगा, याद रखना है व्यापक रूप। इसका भी व्यापक रूप होता है। देखिए इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा x³ + bx² + cx + d। हम कहेंगे कि आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कीजिए, थोड़ा सा रोक लीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए
और ये लिख लीजिए, आपको ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान, आप यदि पढ़ रहे हैं बड़े अच्छे तरह से तो ये आप नोट कर लीजिए। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा एक्स प्लस बी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, इसे आप याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, व्यापक रूप आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग बेसिक अपने पॉलिनोमियल्स में जो हमारा है व्यापक रूप वो हम जान लिए, ये रैखिक बहुघात के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद जान लिए। अब चलिए कुछ हम और जानते हैं इसमें। तो आइए दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, शून्यक जो कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुपद का शून्यक। दोस्तों बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो उस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो उस मान पर बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। यदि हम कहें यदि किसी बहुपद px का शून्यक x बराबर a होगा। हम कहें कि यदि किसी बहुपद का, देखिए दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहुपद को जनरली ध्यान दीजिएगा, बहुपद को जनरली px या fx से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुपद को जनरली px या fx से सूचित किया जाता है। बहुपद को हम px ले भी सूचित कर सकते हैं और fx ले भी सूचित कर सकते हैं। x क्या होता है? x यहाँ पर बहुपद का शून्यक है, यानी कि जो बहुपद x का मान बहुपद के अनुसार बदलता रहेगा, यानी कभी x का मान 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कभी y भी हो सकता है, कभी z भी, कुछ भी हो सकता है। x का मान बदलता रहेगा। p यहाँ पर बहुपद का प्रतीक है और f यहाँ पर भी बहुपद का प्रतीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए, यदि किसी बहुपद का शून्यक px का शून्यक x बराबर a कब होगा? जब p a पर बहुपद का मान 0 हो। यानी किसी बहुपद का शून्यक कब होगा? जब उस मान पर बहुपद का मान क्या हो? 0 हो, तो वह उस बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए दोस्तों, इसी तरह रैखिक बहुपद, अभी मैं आपको बताया कि रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, उसी तरह त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। यानी रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, और द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। चलिए, समझ में आ रहा है? तो देखिए दोस्तों, इस तरह हम इसको समझेंगे। अब चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कुछ फार्मूला होता है। द्विघात बहुपद का कुछ फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद का कुछ फार्मूला होता है। एक तरह से ऐसा कहें तो इसका संबंध स्थापित करने के लिए, शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने का कुछ फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम तो आइए दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। देखिए, द्विघात बहुपद के लिए इससे हम लिख लेते हैं कि यदि द्विघात बहुपद px के लिए px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस c के दो शून्यक अल्फा कामा बीटा हो तो इसे अल्फा बोलते हैं और इसे बीटा बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा है और बीटा है, आप 9th क्लास में इसे पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर अल्फा और बीटा हो तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, मतलब इस बहुपद का। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 शून्यक होता है ना, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक है। पीछे बताया आपको, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात में 3 होती है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यह आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में इसको हम देखेंगे। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। 2 शून्यक होता है ना, तो 2 शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसे शून्यक का योगफल बोलते हैं और इसे शून्यक का गुणनफल बोलते हैं। यानी शून्यक का योगफल बराबर, इसे हिंदी में हम कह सकते हैं शून्यक का योगफल बराबर -b/a और शून्यक का गुणनफल बराबर c/a। चलिए, समझ में आ रहा है?
दोस्तों ये द्विघात के लिए है, ये आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, यह आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। यदि त्रिघात बहुपद px के लिए px बराबर लिख देते हैं, px बराबर एक्स क्यों प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी के 3 शून्यक, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होगा ना, तो यहाँ पर 3 शून्यक लेंगे, 3 शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा हो तो इसे लिख लीजिएगा। इस वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए वीडियो का इसका हो जाएगा हमारा बहुपद का शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा हो तो इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों शून्य का योग बराबर होता है माइनस पी बाई ए, सेम फार्मूला। और अल्फा इंटू बीटा, देखिए शून्य का योग बराबर होता है माइनस बी बाई, ठीक है, यानी शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और दो शून्य का गुणनफल का योगफल, ध्यान दीजिएगा, दो शून्य का गुणनफल का योगफल होता है अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू दो शून्य का है ना, तो पहले अल्फा इंटू बीटा और फिर बीटा इंटू गामा हो जाएगा और फिर पुनः गामा इंटू अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। ध्यान दीजिएगा, दो शून्य के गुणनफल का योगफल हो जाएगा सी बाई ए। चलिए समझ में आ रहा है, ये हो गया हमारा दूसरा। अब देखिए तीसरा होता है, इसमें 3 शून्य है ना, तो 3 होगा यहाँ पर, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है सी माइनस डी बाई ए, ये आपको याद रखना है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, यानी शून्य का गुणनफल क्या होता है माइनस डी बाई ए। चलिए दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं इसमें, देखिए ये भी जैसे कि बताया कि ये दोनों आपको याद रखना है, उसी तरह ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी तीनों को आपको याद रखना है। ये बेसिकली फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, नहीं तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार कर रहा हूँ, इससे आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके ये पहले लिख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब हम ऐसा करते हैं, चलिए इसमें ये बता देते हैं कि ए बी और सी ए ये सब क्या है, चलिए ये बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, यहाँ पर लिखे हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक बी और अचर पद सी, यही है ए बी सी। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए हम लिए हैं, एक्स का गुणांक है बी और अचर पद है सी, यही ए बी सी का मान है। चलिए समझ में आ रहा है। उसी तरह इसमें एक्स क्यों का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स का गुणांक सी और अचर पद है टी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा हो गया शून्य के गुणांकों के बीच संबंध, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र। आइए दोस्तों, तो चलिए हम अब जानते हैं द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी शून्य का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल, ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको ये भी आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि कोई अचर हो, ध्यान दीजिए, यदि कोई अचर ए हो तो, यदि कोई अचर ए हो तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो जाएगा पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब कोई ए अचर हो, अचर पद दिया गया हो प्रश्न में, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करें। दोनों फार्मूला एक ही हैं, यदि अचर हो तो अचर से गुणा कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है, ये द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला है। इसी तरह त्रिघात बहुपद का फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद बराबर यानी त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू
गामा होता है। यह त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है। एक बार और देखिए बता रहा हूँ, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी तरह यदि इसमें भी अचर, यदि अचर ए हो, इसमें भी अचर हो तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा पी एक्स इंटू, अचर से गुणा कर देंगे, ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लिखेंगे इसे, यानी कि कोई अचर रहेगा तो अचर से गुणा कर देंगे और अचर नहीं रहेगा तो हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए सिंपल। यदि द्विघात बहुपद आपको निकालना हो तो अचर हम नहीं लेंगे, अचर को छोड़ देंगे, डायरेक्ट द्विघात बहुपद निकालेंगे। यदि अचर दिया हो, एक दो क्वेश्चन है अचर वाला, इसलिए ये भी फॉर्मूला मैं बताया कि क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊं तो वहाँ आपको समझ में आए। चलिए ठीक है, आप देखिए थ्योरी अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और बचा है बहुपद में, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी के रूप में और बचा है। देखिए यदि ग्राफ दिया गया हो और ग्राफ से शून्यक निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, हमें ग्राफ से शून्यक निकालना है, ग्राफ से शून्यक निकालना है। ग्राफ से शून्यक बराबर यानी पी एक्स पी वाई का ग्राफ होता है, एक्स वाई अक्ष का जो ग्राफ होता है उससे शून्यक निकाला है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तरह से शून्यक पूछा जा सकता है, पी एक्स के लिए और पी वाई के लिए, क्योंकि ग्राफ में दो अक्ष होगा ना। एक अक्ष हो जाएगा एक्स अक्ष, ये होता है क्षैतिज वाला जो होता है एक्स अक्ष होता है, और जो लंबवत होता है ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो देखिए हमें ग्राफ, यदि यह कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब प्रश्न में पूछा रहेगा किसके लिए ग्राफ निकालना है, एक्स के लिए निकालना है कि वाई के लिए निकालना है। तो हम इस पर देखिए इस तरह का ग्राफ खींच देते हैं। चलिए इस तरह का ग्राफ हो गया ना, एक ग्राफ खींच दिए, और यहाँ पर हम कहें कि पी एक्स के लिए ग्राफ बताए, पी एक्स के लिए ग्राफ बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, यही आपको समझना है, यही समझ गए तो हम समझ लीजिए कि आपका हो गया। ये बहुत आसान है, कठिन नहीं है। तो पी एक्स के लिए ग्राफ हमें निकालना है तो केवल एक्स अक्ष पर देखेंगे कि एक्स अक्ष पर कितने जगह ग्राफ काटा गया है, एक्स अक्ष पर कितने जगह ग्राफ काटा गया है। तो देखिए ये एक्स अक्ष है ना, तो यहाँ देखिए एक पॉइंट, हम क्लास से जब पॉइंट बना रहे हैं एक पॉइंट, और यहाँ देखिए मूल बिंदु है, यहाँ एक्स भी कट रहा है और वाई भी कट रहा है, एक्स भी कट रहा है और वाई भी कट रहा है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर एक्स का मान भी हो जाएगा और वाई का मान भी होगा, यानी दो जगह एक्स पर काट दिया, और ये 3 और ये 4, यानी इसके ग्राफ की संख्या कितने हो जाएगी, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ग्राफ से यदि आपको शून्यक निकालने के लिए दिया जाए तो ध्यान दीजिए किसके लिए निकालना है, एक्स के लिए निकालना है या वाई के लिए निकालना है। जब एक्स के लिए निकालना हो तो एक्स अक्ष पर हम देखेंगे, और वाई के लिए निकालना हो तो हम वाई अक्ष पर देखेंगे। चलिए समझ में आ रहा है दोस्तों। तो देखिए यदि पी वाई के लिए पूछा जाए तो देखिए वाई के लिए यहाँ पर एक पॉइंट कटा है, यानी कि वाई के लिए यहाँ पर ग्राफ हो जाएगा, एक शून्यों की संख्या 1 होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। चलिए और हम कुछ जानते हैं, यदि मान लीजिए कि ग्राफ को ये हटा देते हैं, देखिए यह इसको हम हटा दिए, और ग्राफ कुछ इस तरह है, ध्यान दीजिए ग्राफ को, इस यहाँ पर ये समझना है आपको, ये कन्फ्यूजन करेगा क्वेश्चन में। देखिए जब ग्राफ आपका सटा हुआ हो, केवल सटा हुआ हो, थोड़ा सा भी क्रॉस ना हो, ध्यान से आपको देखना है। यदि ग्राफ एक्स अक्ष के थोड़ा सा भी नीचे क्रॉस ना किया हो, केवल सटा हुआ हो, तो वहाँ शून्यकों की संख्या 1 होता है। ठीक है, यदि केवल ग्राफ सटा हुआ है तो शून्यकों की संख्या 1 होता है, और थोड़ा सा भी कट करके नीचे आ जाए, थोड़ा सा भी, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी नीचे आ जाए तो वहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस तरह करके थोड़ा सा ही नीचे आया है, देखिए थोड़ा सा है ना, तो 2 जगह कट कर दिया, यानी कि यहाँ शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि जितने जगह काटेगा उतने शून्यकों की संख्या हो जाएगी एक्स अक्ष के लिए, पी एक्स के लिए। उसी तरह पी वाई के लिए निकालना हो तो वाई अक्ष को देखेंगे। देखिए इस ग्राफ पर यदि हम पी वाई के लिए कहें तो वाई पर कोई भी संख्या नहीं कटा है, पी वाई के लिए शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। लेकिन अक्सर एक्स के लिए ही निकाला जाता है, तो एक्स के लिए ही
आप जानिए। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलिए पहला चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में, आज के क्लास में बस यहीं तक, बहुत वीडियो लंबा हो चुका है, तो यहीं तक ये बेसिक पोलिनोमियल्स था, पोलिनोमियल का बेसिक था, इंट्रोडक्शन था। तो चलिए आज हमारा इंट्रोडक्शन ये पूरा हो गया, इंट्रोडक्शन क्लास था ये पूरा हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर से चालू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर से चालू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब कल हम देखेंगे अगला चैप्टर बहुपद का चैप्टर शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो पसंद आया हो, मेरी क्लास अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और वीडियो को भी शेयर भी कर दीजिएगा कि और भी बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, चलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर 9th का भी क्लास जो पढ़ रहे हैं, देख ही रहे हैं, 10th का ही है ये है, और इससे पहले 9th का भी क्लास चल रहा है। और जो कंपटीशन लेवल का जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन डेली 10 क्वेश्चन का वाला जो फॉर्मेट रखा गया है वो भी चल रहा है। वो भी दोस्तों लगभग ये जितना भी क्लास है, जैसे 9th 10th का क्लास है, इनका वीडियो हम करीब 12 बजे के दिन में अपलोड करते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का रहता है उसका वीडियो हम शाम को 3 बजे करीब में, 2 या 3 बजे के बीच में अपलोड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए।